हाँ जी, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर, और पहले वाली वीडियो देख लेना जितने बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है। उसमें आप लोगों को पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पर कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। ठीक है, तो यार कंपनी का तो सिंपल सा मतलब होता है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। तो ये जब मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो थोड़ा 12th में आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर देख लो, वरना कंपनी एक्ट कवर करने के बाद आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो कंपनी के अंदर ध्यान रखना, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, ये सब अलग रहते हैं। कंपनी अलग रहती है, कंपनी के शेयर होल्डर अलग रहते हैं। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला था, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज सब कुछ कर सकती है। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ होती है, कंपनी बातों से क्रिएट नहीं होती, उसके लिए लॉ का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय सेपरेट, कंपनी अलग, उसके शेयर होल्डर अलग रहते हैं। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनेट पीरियड, कंपनी कभी भी बातों से बंद नहीं होती। कंपनी इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट बाय ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी, डेथ। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी, डेथ, इन सबसे क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। समझ में आया नहीं है? कंपनी की कॉमन सील होती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, और यही पार्टनरशिप का सबसे नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप इज़ नॉट लीगल एंटिटी। सबसे पहली बात किया, पार्टनरशिप कोई लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। इट हैज़ नो लीगल एंटिटी पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो मतलब जब लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेम। लेकिन जब कंपनी की बात करोगे तो रिलायंस अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग हैं। ए कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस है, उसको आप देख लेना, कुछ खास नहीं है, उसमें यही समझा रखा है कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। ठीक है मेरे बच्चों, जी सर। आगे की जब हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ से अब हमें क्या मिलता है अगले उसमें क्वेश्चन में, देखो, अरे मेरे भाई जूम ना होए। हाँ जी सर, दिख रहा है सर जी, बिल्कुल क्लियर बात है। हम सीए फाउंडेशन का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। एजेंसी, ये तो अभी समझाया मैंने। पार्टनरशिप फॉर्म में हर एक पार्टनर क्या काम करता है, एवरी पार्टनर वर्क एज एजेंट। हर एक पार्टनर किसकी तरह काम करे, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एज वेल एज फर्म। वो फर्म का भी एजेंट है और अदर पार्टनर्स का भी एजेंट होता है। ठीक है, एलएलपी में अलग रहता है, एलएलपी समझाऊंगा। इन अ कंपनी अ मेंबर इज नॉट एन, एक मेंबर जो है एजेंट नहीं होता है ऑफ ऑल मेंबर्स, मेंबर्स का, अदर मेंबर्स का एजेंट नहीं होता है ना, वो कंपनी का मेंबर एजेंट होता है। हिज एक्शन डू नॉट बाइंड आइदर, वो किसी को भी उसके काम किसी को भी बाइंड नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट अमंग इट्स मेंबर। पार्टनर्स जो है, देयर इज नो सच कंपल्शन, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है कि प्रॉफिट को बांटना मेंबर्स के बीच में। सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन, बट जनरली नॉट द एंटायर प्रॉफिट्स बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्वियसली बात है, कंपनी के केस में प्रॉफिट्स को बांटना कोई कंपल्सन नहीं होता है, कंपनी की अपनी मर्जी होती है। कंपनी जो प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले डिविडेंड प्रपोज करते हैं और फिर क्या होता है, शेयर होल्डर से एजीएम के अंदर उसको क्या करते हैं, फाइनल कराते हैं। समझ में आया नहीं? तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो दैट प्रॉफिट्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक कंपल्शन है, कंपल्शन का मतलब है जबरदस्ती बांटना पड़ेगा एज पर दी एग्रीड रेशियो, जो भी उनके बीच में एग्रीड रेशियो हुआ है। बट कंपनी के केस में अगर कंपनी प्रॉफिट बांटती है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, और प्रॉफिट देना कोई कंपल्शन नहीं होता, इस बात को भी आप ध्यान रखना। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटीज़ में कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं, जो उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड रहते हैं, और यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। किसका नेगेटिव पॉइंट होता है? सबसे बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म का। दिस मीन्स दैट ईच पार्टनर इज लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड दीज डेट्स कैन बी रिकवर्ड। ध्यान रखना, घर के बर्तन भांडे तक बिक सकते हैं, घर के क्या बिक सकते हैं, बर्तन भांडे। तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस, कल को बिजनेस घाटे में जाता है, बिजनेस लॉस में जाता है, और बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है दैट आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द
फर्म की जो दैट आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द, जो फर्म की एसेट्स हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, ऐसे सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की क्या होगी मेरे बच्चों, पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। समझ में आया नहीं है? तो ये बात लिखी हुई है। दिस मीन दैट ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस के दौरान कोई डेट्स आए हैं वो हर एक पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। एंड दीज डेट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम, ये वाला जो कर्जा है ये कहाँ से रिकवर करा जाएगा, हिज प्राइवेट का मतलब घर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक से। इफ़ द ज्वाइंट एस्टेट इज इनसफिशिएंट, अगर फर्म की जो एसेट्स है वो इनसफिशिएंट। और कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, तुम अपनी लाइफ जियो, कंपनी को शेयर होल्डर्स की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना, शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, कौन सी कंपनी में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होल्डर खाली उसी अमाउंट के लिए लायबल रहेगा, शेयर होल्डर खाली उसी अमाउंट के लिए लायबल रहेगा जिसकी उसने गारंटी दी है। द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स लिमिटेड टू द अमाउंट इफ अनपेड। जो शेयर होल्डर, अगर एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर लिए हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का है, तो ध्यान रखना जो शेयर, जो कंपनी है, कंपनी खाली कितने पैसे पे करेगी, कंपनी शैल पे ओनली 10,000 रुपीज़, इस बात को ध्यान रखना। सॉरी यार, कंपनी नहीं, शेयर होल्डर खाली कितने पैसे दे करेगा, 10 है, क्योंकि उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, 1000 शेयर ले रखे हैं। उसके अलावा कंपनी जितने मर्जी घाटे में जाए, जितने मर्जी लॉस में जाए, शेयर होल्डर को कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जिसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी खाली शेयर्स के अमाउंट तक लिमिटेड है। द लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड, लायबिलिटी शेयर होल्डर क्या होती है, लिमिटेड रहती है, टू द अमाउंट ऑफ एनी अनपेड ऑन हिज शेयर। बट इन द केस ऑफ अ गारंटी कंपनी, अरे यार ये कंपनी केस में पढ़ोगे, कंपनी कई तरीके की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और एक कंपनी और होती है अनलिमिटेड कंपनी, जो कि अनलिमिटेड कंपनी कोई प्रैक्टिकली बनाता ही नहीं है। अब वो कह रहा है इन केस ऑफ गारंटी कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट फॉर विच ही हैज़ एग्री टू। अगर किसी पार्टनर, किसी मेंबर ने गारंटी दी है तो उसको वो गारंटेड अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हाउएवर देयर मे बी कंपनीज वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिनकी लायबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चों, अनलिमिटेड रहती है। समझ में आया? वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाएगा, प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, हमने तो आज तक देखी नहीं है, बट फिर भी। प्रॉपर्टी, द फर्म्स प्रॉपर्टी दैट इज द, तो फर्म्स प्रॉपर्टी ज्वाइंट एस्टेट होती है, सभी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी मानी जाती है, जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप फर्म में जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी इन सब की मिलकर मानी जाएगी। ऑफ ऑल द एसेट्स एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेपरेट एस्टेट ऑफ एनी ऑफ देम एंड इट डज नॉट बिलोंग टू अ बॉडी डिस्टिंक्ट इन लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर। तो द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट विच इज द ज्वाइंट एस्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, तो सारे पार्टनर्स की एज ज्वाइंट एसेट मानी जाती है। ठीक है जी, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सेपरेट एसेट ऑफ एनी ऑफ देम एंड इट डज नॉट बिलोंग टू अ बॉडी डिस्टिंक्ट इन लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर। तो मतलब यही कह रहा है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है ज्वाइंट एसेट मानी जाती है। ठीक है जी, ज्वाइंट एसेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सेपरेट एस्टेट ऑफ एनी ऑफ देम एंड इट डज नॉट बिलोंग टू अ बॉडी डिस्टिंक्ट इन लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म के शेयर होल्डर्स हैं, वो सेपरेट नहीं माने जाते हैं, यही कहने की कोशिश कर रहा है। बाकी देखते हैं इसमें और पॉइंट में। इन अ कंपनी में तो देखो क्या होता है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन करती है, तो शेयर होल्डर कोई लोन लेना देना है ही नहीं। इट्स प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, वो कैन रिसीव इट बैक ओनली इन द फॉर्म। भाई कंपनी की जो, इन अ कंपनी इट्स प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी के केस में प्रॉपर्टी कंपनी ज़्यादातर अपने नाम से रखती है, शेयर होल्डर्स वगैरह कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर्स को खाली क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और जब कल को कंपनी लिक्विडेट होगी तो उन्हें, ठीक है ऑब्वियस सी बात है, उनके हिस्से का नेट एसेट्स भी मिलेगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर द फर्म्स प्रॉपर्टी दैट विच इन दिस ज्वाइंट एस्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये तो हो गया। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेपरेट एस्टेट ऑफ एनी वन ऑफ देम एंड इट डज नॉट बिलोंग टू बॉडी। ठीक है, तो इसको, इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी आप यही है, इसका मतलब कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट एसेट मानी जाती है पार्टनर्स की, ध्यान रखना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ऑब्वियस सी बात है यार, अ शेयर इन पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब मान लीजिए ए बी सी है, अब सी क्या करता है, अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी अनदर व्यक्ति को, डी को, तो सी तभी ट्रांसफ़र कर पाएगा जब सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, कंसेंट देंगे। समझ में आया?
या सी अपनी जगह नए पार्टनर को एडमिट करना चाहता है, अपने बेटे को एडमिट करना चाहता है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सभी पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, कंसेंट देंगे। और कहता है ना कंपनी के केस में आपको पता है जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो भी आर्टिकल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं उसके हिसाब से। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी के शेयर तो क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बोलो बच्चे बताओ, प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। प्राइवेट कंपनी के शेयर जैसे भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा उस हिसाब से करना पड़ता है। डोंट वरी, कंपनी में सारी चीज़ें आएंगी। अकाउंटिंग तो मैंने करा दी है अकाउंट्स में तो, बट लॉ के पॉइंट ऑफ से भी पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो शेयर आर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चों, लिस्टेड कंपनी। द ट्रांसफ़र इज़ यूजुअली अनरेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफ़र अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। समझ में आई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट में इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑल द पार्टनर्स आर एंटर्ड। जब तक साफ साफ एग्रीमेंट ना हो कि भैया तू नहीं आ सकता इसमें, मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, जब तक इनके बीच में साफ साफ एग्रीमेंट ना हो कि सी नहीं आएगा, क्योंकि सी तो सी है, सी क्या करेगा मैनेजमेंट में आके। समझ में आई बात या नहीं आई। अगर इनके बीच में ये एग्रीमेंट हो रखा है कि ए बी सी, भाई तेरा नाम ही सी है तो तू नहीं आएगा बिजनेस के अंदर, तू मैनेजमेंट में नहीं देखा, तूने पैसा लगा दिया, तेरे को तेरा प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहेगा तो तू जिंदगी के मजे कर, लेकिन तू मैनेजमेंट में नहीं संभालेगा, फिर तो सी नहीं आ सकता। लेकिन अगर इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इन सब के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ए बी सी तीनों के तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, दे विल पार्टिसिपेट करेंगे इन दी मैनेजमेंट। आई होप समझ में आई बात। और ऑब्वियस सी बात है, मेंबर्स कंपनी के तो शेयर होल्डर इतने सारे रहते हैं, अगर ये सब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए तो बस हो गया। मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। जब तक वो डायरेक्ट, देखो कंपनी में ना दुनिया भर के शेयर होल्डर्स रहते हैं, लाखों शेयर होल्डर्स रहते हैं। अब ये लोग अगर पार्टिसिपेट करने लग गए तो बस फिर तो चल लिया बिजनेस। जैसे आप लोगों का ट्रिप रहता है, जितने कम लोगों का ट्रिप रहेगा, जितने कम फ्रेंड्स ट्रिप बनाएंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। 5 जनों से पूछोगे तो कोई ना कोई टांग अड़ा देगा। तो ऐसे अगर लाखों शेयर होल्डर हैं, लाखों शेयर होल्डर को अगर मैनेजमेंट दे दोगे फिर तो आप भूल जाइए, कंपनी आपकी नहीं चल पाएगी। तो ये लाखों शेयर होल्डर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो वोटिंग्स वगैरह के थ्रू आता है। इनिशियली तो जो प्रमोटर्स वगैरह रहते हैं वही बनते हैं, इनिशियली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग रहता है। पूरा आप सीए फाइनल के टॉपिक में जाकर पढ़ोगे, बट अल्टीमेट इनको अपॉइंट करने का जो राइट रहता है वो मेंबर्स के पास ही रहता है एजीएम के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट संभालता है वो बेसिकली डायरेक्टर्स लोग ही अपॉइंट। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, इन विच केस दे मे पार्टिसिपेट। मेंबर्स हाउएवर एंजॉय द राइट ऑफ अटेंडिंग। देखो मेंबर्स के पास ये राइट रहता है, एजीएम अटेंड करेंगे, जनरल मीटिंग एंड वोटिंग वेयर दे कैन डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस एज इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑफ ऑडिटर। समझ में आया। ये मीटिंग कैसे होती है, मीटिंग कितनी होती है, क्या है क्या नहीं है, ये सब मेरे बच्चों आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा सीए आईपीसीसी लेवल पे, यानी कि सीए इंटर लेवल पर कंपनी लॉ के अंदर। समझ में आई बात या नहीं आई। और फिर फाइनल लेवल पे पूरा डायरेक्टर वगैरह आप पढ़ोगे। रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को पता है, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कराना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, और कंपनी तो ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती है। आज के टाइम कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, पहले 1956 था और भी एक्ट थे। कंपनी कैन नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जब तक ये अपने आप को रजिस्टर्ड ना करे। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फॉर्म को जैसे मर्जी बंद कर दो, पार्टनर का मन कर रहा है हटाओ, बंद करो, कोर्ट के ऑर्डर से बंद कर सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस को बंद कर सकते हो, किसी मेन पार्टनर की डेथ हो जाए तो बिजनेस बंद कर सकते हो, इलीगल बिजनेस है तो आपका बंद हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं। बट बच्चों ध्यान रखना, कंपनी एक लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है, लीगल पर्सन। कंपनी आई थी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो कंपनी बंद भी कैसे होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ। तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उसके हिसाब से कंपनी बंद होगी, प्रोविजंस के हिसाब। कंपनी लीगल पर्सन वाइंड अप बाय द एनसीएलटी और इट्स नेम इज स्ट्रक बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ठीक है, आरओसी को लगता है कंपनी। नंबर ऑफ मेंबरशिप तो सब बच्चों को पता है, प्राइवेट में पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को 100 तक इंक्रीज कर सकती है, बट अभी जो लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है दैट इज 50। ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एनी एसोसिएशन, पार्टनरशिप फॉर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 नहीं से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट अभी ध्यान रखना
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 ही हैं, अभी 100 नहीं लिख सकते आप। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को 100 तक इंक्रीज कर सकते हैं। इन्होंने सेक्शन 464 के हिसाब से कंपनीज एक्ट का डाला हुआ है, इसको देखना पड़ेगा ना। 12th वगैरह की बुक में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड कर रखा है वो मैक्सिमम 50 कर रखा है। अभी ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 की लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी। हाँ, उसके पास पावर है 100 तक लेकर आ सकती है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी का सभी बच्चों को पता है मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में हैव एज मैनी एज 200 मेंबर बट नॉट लेस देन 2, एंड अ पब्लिक कंपनी में हैव अ नंबर ऑफ, बताओ नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मेंबर लेस देन 7। प्राइवेट कंपनी कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय, देखो लिखा है ना, हाउ एवर द रूल गिवन अंडर कंपनीज एक्ट, देखो ये लिखा हुआ है रूल में ये बात क्या रखे, रिस्ट्रिक्ट द प्रेजेंट लिमिट टू 50। मुझे लगा खाली इतना ही दे रखा था, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा इतना ही दे रखा, बट आगे भी दे रखा है। तो देखो इन्होंने भी क्लियर कर दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। और अभी रूल ने ये प्रेस्क्राइब कर रखा, बट सेंट्रल। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 7 हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी पार्टनर रिजल्ट। अगर भाई मेन डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए एक को छोड़ के, तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाता है। और कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। समझ में आ गई बेटे बात? तो बेटा इसीलिए मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है मज़ा आया होगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, देखो ऐसी किताब अच्छी लगती है, थोड़ी सी कलरफुल हो जाते हैं तो उसमें फील आता है कि हमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है मेरे बेटा, चलो बाकी हम अगली क्लास में इसको ख़त्म कर लेंगे। पार्टनरशिप में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस पार्टनरशिप इतना सही है क्या नहीं। उसके बाद रिलेशन भी है, और उसके बाद रिलेशनशिप के बाद क्या है तो काफ़ी सारा, इस हिसाब से तो फटाफट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप तो बड़ा है, रजिस्ट्रेशन है, डिसोल्यूशन भी है ना। अब तेरे को आज एक काम करना है भाई। चलो जी सर, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।